इस लेसन में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस करेंगे और इससे पहले कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हम स्टार्ट करें, फ्यू टर्म्स हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स का वर्ड यूज़ करेंगे और हम पहले भी इसको अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर आपको बताती हूँ कि वेरिएबल्स क्या होती हैं। वेरिएबल्स कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होता है या एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है वेरिएबल, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। और वेरिएबल के लिए आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। आप एक्स यूज कर लें या वाई यूज कर लें, आप जी यूज कर लें, ए बी सी यूज कर लें। तो हम जगह मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लेटर्स यूज करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक्स यूज करें या वाई यूज करें, आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स के लिए। और वेरिएबल एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। वेरिएबल्स आपके पास हैं वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरे को कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में क्या होता है, अगर कोई आपके पास वेरिएबल है जिसको आप काउंट कर सकते हैं या मेजर्ड कर सकते हैं, जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं कहूँ 768, राइट, तो इसको आप काउंट कर सकते हैं। हाइट है किसी की सपोज 5.4 इंचेस, वेट है 24 kg, टेम्परेचर है, तो अगर आप काउंट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। और दूसरी जगह पे है क्वालिटेटिव, अगर कोई डिस्टिंक्ट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम एट्रीब्यूट, अगर कोई जेंडर है, मेल फीमेल, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ज्योग्राफिक लोकेशंस हैं, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल में आते हैं। देखिए यहाँ हमने डिस्कस किया क्वांटिटेटिव होता है जो हम काउंट कर सके और मेजर्ड कर सके। अगर हम आप इसको इंडिविजुअली तौर पर लें तो जो हम काउंट करते हैं उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, जो हम मेजर्ड करते हैं उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल आगे दो कैटेगरीज में, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक को हम डिस्क्रीट कहते हैं, दूसरे को हम कंटिन्यूस कहते हैं। डिस्क्रीट क्या होता है, जो काउंटेबल हो। देखिए यहाँ ही मैंने आपको बताया कि जो काउंट हो सकता है। नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, आप बिल्कुल काउंट कर सकते हैं कि इस बुक में 500 पेजेस हैं, 400 हैं। कितने आपने अमाउंट स्पेंड की है ऑनलाइन एक साल में, आप काउंट कर सकते हैं। आपने $200 स्पेंड किए थे ऑनलाइन शॉपिंग में, 400 किए थे, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, वो डिस्क्रीट है। और जिसको हम मेजर करते हैं, या कोई अमाउंट आपके पास डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है, जैसे मैं कह दूं 4/5, राइट, पाई की वैल्यू है 3.14, जो हम मेजर करते हैं उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। जैसे स्पीड ऑफ अ विंड, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम मेजर करते हैं, इसलिए ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो इस टॉपिक में हम फोकस करेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल पे, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रीट डिस्कस किया है, इस लेसन में हम कंटिन्यूस वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। तो हमारे टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी कॉमन कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है कि देखें आपके पास जो डाटा है वो इक्वली डिवाइड है, ये सेंटर है, इसको बेल शेप कर्व कहते हैं, ये इसका सेंटर है, ये मीन है, राइट। सपोज अगर मीन यहाँ पे मैं 20 कर दूं, 40 कर दूं, जो भी आपका डाटा है उसका एवरेज समझे 40 है, तो आपके पास इक्वली डिवाइडेड है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे डाटा इक्वली डिवाइड हो तो आपका कर्व जो बनता है वो बेल शेप कर्व बनता है, इस तरह का कर्व बनता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जिसमें डाटा एवरेज, जो मीन, जो सेंटर लाइन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वली डिवाइड होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी कॉमन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है कंटिन्यूस का, आपके पास डाटा कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि सपोज अगर मैं डिस्क्रीट की आपको बताऊं, अगर है 1 to 4, एक रेंज है डिस्क्रीट में
कि 1 2 4 पीपल यहाँ आ गए। सेकंड में मैं कर लेती हूँ, कोई भी आपके पास डाटा या वेरिएबल ले लें, तो 5 2 5 6 7 8 8 कर लें, सेकेंड रेंज यहाँ है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डाटा अवेलेबल है, मैं कहूँ 4.5, तो आप कहाँ लिखेंगे उसको? उसकी फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ इस रेंज में लिखेंगे या इस रेंज में लिखेंगे? नेक्स्ट आपके पास रेंज है, ये डिस्क्रीट की मैं बात कर रही हूँ, 9 10 11 12 4 की विड्थ हम बना रहे हैं। अगर मैं आपके पास कहूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है 8.9, आप कहाँ लिखेंगे? आप इस रेंज में लिखेंगे या इसमें लिखेंगे? जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है उसमें ये गैप नहीं होता। देखिए यहाँ 1 to 4 है और नेक्स्ट नंबर 5 है, तो ये जो शुरू होगा कंटिन्यूस में, ये 4.1 से शुरू होगा। कि अगर आपके पास एक सपोज 4.2 या 4.3 है, तो आप उसको इस रेंज में लिखेंगे। 1 to 4 इस रेंज में आ गया डाटा, 4.1 to 8 इसमें आ गया। नेक्स्ट कहाँ से शुरू होगा कंटिन्यूस में? 8.1 से शुरू होगा, क्योंकि ये 8 पे एंड हुआ और ये यहाँ से शुरू होगा। लेकिन अगर इसके बीच में भी कोई नंबर है तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे। तो क्या है कि जो बेल शेप कर्व बनता है वो बनता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि कोई गैप नहीं होता। Many continuous variables have distributions that are bell shaped. देखें, बेल शेप बनता है और एंड आर कॉल अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसको हम कहते हैं या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका डाटा, या अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन तकरीबन आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइड पे। थोड़ा सा फर्क जरूर हो सकता है 19-20 का, लेकिन उसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जब आपके पास डाटा में कोई गैप ना हो। इसीलिए देखें यहाँ पे लिखा है कि डेसिमल में भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। द थ्योरेटिकल कर्व का मीनिंग है जो आपने कैलकुलेट किया है, जो बनाया है कर्व। सपोज अगर मैंने ये कर्व बना लिया बेल शेप, कॉल द बेल कर्व और द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बेल कर्व भी कहते हैं, इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। गॉसियन कौन था? ये जर्मन मैथमेटिशियन था। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप कर्व जो है आपका कैन बी यूज्ड टू स्टडी मेनी वेरिएबल्स that are not normally distributed but are approximately distributed। कोई भी वेरिएबल है आपके पास, हमने सपोज 100 विमेन ली और हमने कहा कि इनकी हाइट कितनी है, आपने वो हाइट लेके फिर उनका ग्राफ जब तैयार किया तो क्या हुआ? अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तकरीबन तकरीबन इक्वल था, राइट? अगर सपोज यहाँ पे है आपका डाटा 50% तो मे बी आप 49% कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक दफा मैं दोबारा पढ़ती हूँ, थ्योरेटिकल कर्व कॉल द बेल कर्व। ये सारे मैंने बेल कर्व बनाए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे बनाते हैं। और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको कहते हैं, कैन बी यूज टू स्टडी मैनी वेरिएबल्स। जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं, जैसे यहाँ सपोज अगर मैंने ले लिया कि विमेन की आप हाइट ले लें या उनकी एजेस ले लें, या हम कह देते हैं कोई पेशेंट्स लिए हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो वो वेरिएबल है, राइट? अब हमने देखना है कि उसका डाटा दैट आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी 100% एग्जैक्टली दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो हम पढ़ेंगे बेल शेप को देखते हुए। देखें ये बेल शेप है, ये बेल शेप कर्व है। ये जो सेंटर लाइन होती है ये आपको मीन, इसका एवरेज रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड में डाटा अप्रोक्सीमेटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइड में, तब यही ये ग्राफ बनेगा, अदरवाइज बेल शेप ग्राफ नहीं बनता है। देखें यहाँ मैंने लिखा है इफ अ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल का मीनिंग है बाय चांस, कोई भी आप ले सकते हैं। सपोज मैं कहूँ कि 5% पीपल जो है वो इस साल उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, कार की जो इंश्योरेंस थी वो क्लेम की है, तो ये बाय चांस है, किसी को नहीं मालूम होता कि कितने लोग इस दफा अपना क्लेम करेंगे। ये रैंडम वेरिएबल है। हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन whose graph is continuous, जिसका ये ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा।
कंटिन्यूस का मीनिंग है इसमें कोई गैप नहीं है, इन वैल्यूज जो भी डाटा वैल्यूज होंगी उसमें कोई गैप नहीं होगा, इसलिए ये बेल शेप बनेगी, सिमेट्रिक बनेगी। इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द ग्राफ इज कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की एग्जांपल है। यहाँ पे देखे हैं मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ये देखना है कि हमारे पास जो भी डाटा है वो इक्वली डिवाइड है दोनों साइड्स में या नहीं है, राइट। इस पे हमने नेक्स्ट लेसन पे मैं इस पे आऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना होता है चेक करने के लिए। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि आपका डाटा इक्वली डिवाइड है या नहीं है, राइट। ओके, y is equal to e exponent minus parenthesis x minus mu whole square divided by 2 sigma square divided by sigma square root of 2 pi। ये e जो है इसकी वैल्यू है 2.718, ये आपने इसकी जगह लिखना है। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, ये फ्रैक्शन में है और ये इसकी डेसिमल में है। म्यू क्या चीज है? म्यू पॉपुलेशन का मीन है और ये आपके पास सिग्मा क्या है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। आपने ये सब जो भी डाटा है उसकी कैलकुलेट करनी है, ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है या नहीं है। लेकिन क्या है कि स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत टीडियस, बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है, राइट। आपको लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, इसलिए हम टेबल यूज़ करते हैं या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला यूज होता है जो कि हम यूज नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ है कि शेप एंड पोजीशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, डाटा आपका इक्वली डिवाइड है, ये मैंने आपको बताया बेल कर्व है, राइट। अब इसकी पोजीशन क्या है और शेप क्या है? द शेप एंड पोजीशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसकी कैसी, पहले हमने डाटा डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर हम ये ग्राफ बना के देखते हैं, बेल शेप बनाते हैं, फिर हमें मालूम होता है कि इसकी शेप कैसी बनी, राइट। और कभी ऐसे होगा कि इस तरफ आपका डाटा, सॉरी इस तरफ आपका डाटा ज्यादा हो जाएगा, कभी आपका डाटा इस तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो जो शेप है और पोजीशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो डिपेंड करती है टू पैरामीटर्स पे। एक को हम कहते हैं मीन, एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। जो सेंटर लाइन जो है देखें, ये मीन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे होता है इसका, हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं 1, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ -2, तो हम देखते हैं कि मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दूर है, अबव और बिलो द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है। जो शेप होती है बेल कर्व की और पोजीशन है शेप बेल कर्व की, वो किस पे डिपेंड करती है? टू पैरामीटर्स पे। एक है मीन, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। इसका क्या मीनिंग है, कैसे सॉल्व होगा, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ईच नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जब भी नॉर्मली का वर्ड आप देखेंगे आप फौरन समझ जाएं कि ये मीन है बेल कर्व पे, इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड पे डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैज इट्स ओन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसका अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है which depends on the values of variables mean and standard deviation। यही बात जो मैंने ऊपर लिखी है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सिंपल क्या है कि जो बेल शेप कर्व है उसकी शेप और पोजीशन डिपेंड करती है मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। देखें यहाँ मैंने आपको, यहाँ देखें दो आपको नजर आ रहे होंगे कर्व, एक ये ब्लैक कर्व है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और एक ये रेड कर्व मैंने इसके ऊपर बनाया है। क्या नीचे लिखा है? म्यू। म्यू का मीनिंग है मीन। अगर सपोज इन दोनों का मीन सेम है, देखें ये जो लाइन जा रही है ये यहाँ से है, ये जो ब्लैक आपके पास आपको नजर आ रहा है ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बेल शेप कर्व है, यहाँ से यहाँ तक है मीन, और ये रेड है, इसको मैंने थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड कर दी है कि दोनों का मीन म्यू 0 है, राइट। दोनों का मीन सेम है। जो रेड कर्व है, रेड, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है
और जो ब्लैक है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है, इसकी जो है वो 2 है। यहाँ हमने क्या पढ़ा कि शेप एंड पोजीशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि डाटा आपका दोनों साइड्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो यही चीज मैंने यहाँ आपको बताई है कि सपोज अगर मीन आपका सेम है और स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो रेड कर्व है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 1, सपोज ये यहाँ है, ये है μ+1, और ये दूसरा जो है ब्लैक है, ये ब्लैक इसकी है, यहाँ है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है μ+2, यानी जो भी मीन है उसमें 1 ऐड हो जाए, ये अबव द मीन है, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन है। तो जो देखें जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, ये रेड, ये शेप किस तरह बनी, ये ऊपर गया और फिर नीचे आया। और जिसकी 2 है, यहाँ लिखा है इट शोज when the value of the standard deviation increases। सी ये ब्लैक में इंक्रीज हो रही है स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी इंक्रीज होती है द शेप ऑफ द कर्व स्प्रेड्स, ये जो शेप है आपकी ये आपकी और स्प्रेड हो जाएगी। तो यहाँ एक दफा मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि शेप एंड पोजीशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करती है। इस एग्जांपल में मीन दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है वो कैसे गया, वो ऊपर है और ऐसे है, लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो गई तो ये आपका स्प्रेड हो जाता है, ऐसे हो जाता है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है लेकिन मीन इनके डिफरेंट है, इसका मीन 0 है और इसका मीन 2 है। तो जहां पे आप देखेंगे कि मीन अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये राइट की तरफ भी 2 यूनिट और ऐसे इंक्रीज होगी, इसकी शेप ऐसे इंक्रीज होगी। तो शेप, राइट, और पोजीशन जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व हैं वो डिपेंड करते हैं मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ती है और मीन सेम है तो आपके पास ग्राफ ऐसे हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास म्यू यानी मीन इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, तो जिसका मीन ज्यादा होगा उसमें मूव्स 2 यूनिट्स राइट, ये राइट की तरफ आपकी लाइन और बढ़ जाएगी, ये डिफरेंस है इसमें। तो हमने क्या सीखा कि ये डिपेंड करते हैं शेप्स और पोजीशन ऑफ द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व किस पे डिपेंड करते हैं, मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए मैं बार बार बताती हूँ तो आपको अच्छी तरह पता चल जाए। जो बेल शेप कर्व होता है जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसका सेंटर से मीन कर लें और डाटा इक्वली डिवाइड है दोनों तरफ, उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज बेल शेप। देखिए बेल शेप होगा, इसका क्या मीनिंग है कि मीन, मीडियन एंड मोड। देखिए ये इसका मीन है। अगर सपोज मैं कहूं कि इसका मीन क्या है 10, सपोज इसका एवरेज जो भी डाटा है उसको आप टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें तो मीन आ जाएगा। अगर मीन इसका 10 है तो मीडियन भी इसका 10 है और मोड भी इसका 10 है। मोड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज्यादा दफा आए, जो सबसे ज्यादा मर्तबा आए उसको हम मोड कहते हैं। अगर मीन 10 है तो मीडियन भी होगा, मीडियन सेंट्रल वैल्यू होती है और मोड भी है, लेकिन इसमें यूनी मोड यूज हम करते हैं। यूनी मोड है जो एक ही नंबर है जो सबसे ज्यादा मर्तबा आ रहा है। अगर इसका सेम आप कर लें, अगर इसका एवरेज मीन 15 है तो इसका मीडियन भी 15 होगा और इसका मोड भी 15 होगा। ये प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूनिमोडल, यानी उसमें एक मोड होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। इसका क्या मीनिंग है, देखिए ये मीन है, ये लाइन आपकी मीन को शो करती है, सिमेट्रिकल है, इसके लेफ्ट साइड पे
और राइट साइड पे इक्वली डाटा डिस्ट्रीब्यूट है. द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन which is equivalent to saying that its shape is the same on both side of the vertical line. ये vertical line है. कर्व इज कंटिन्यूस. कर्व कंटिन्यूस का मीनिंग क्या है? देखिए, कंटिन्यूस वेरिएबल जिसमें कोई गैप नहीं होता वैल्यूज में. For each value of x there is a corresponding value of y. The curve never. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि जो कर्व है ये एक्स एक्सिस है. देखें, ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को शो करती है. ये कभी भी इससे टच नहीं होगा. ये ऐसे मूव होगा होगा इसके क्लोज आ जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है इससे ये टच नहीं होगा. द कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस theoretically no matter how far in either direction में ये यहाँ जा रहा है स्ट्रेट, या ये आपके पास राइट साइड पे जा रहा है, क्लोज जरूर हो जाएगा एक्स एक्सिस के, लेकिन उसको टच नहीं करेगा. द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इसके अंदर जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसके अंदर जो एरिया है ये 1 के इक्वल होता है या 100% के इक्वल होता है. द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व दैट लाइज विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन. देखिए, यहाँ दोनों पे है माइनस, ये प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन. ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ -2 है, यहाँ -3 है. तो 1 -1 to 1 यहाँ पे होता है 68% डाटा आपका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे होता है. 95% डाटा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और 99.7 डाटा आपका 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये प्रॉपर्टीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. देखिए, यहाँ मैंने आपको ये बना के दिखाया है कि ये आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसमें ये लाइन जो है ये एवरेज लाइन शो करती है. इसमें क्या है, जो इसका एवरेज है यानी मीन है वही मोड है और वही मीडियन होगा सेम. ये +1 है, ये -1 है, ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द मीन. देखिए, राइट साइड पे है अबव द मीन. ये 0 है फिर 1 है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू +1, ये म्यू +2, म्यू +3, ये म्यू -1, म्यू -2 एंड म्यू, ये है प्लस एंड माइनस अबव द मीन. तो इस रेंज में डाटा 68.3% है, यानी 34.1% डाटा आपका लेफ्ट साइड पे लाए होगा और 34.1 आपका राइट साइड पे लाए होगा. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो 95.4% डाटा आपका इस रेंज में डिस्ट्रीब्यूट होगा. और स्टैंडर्ड सेकंड में 13.6 और आ गया, 13.6 और ऐड कर दें, टोटल 95.4% होगा. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अबव एंड बिलो द मीन 3 है तो 2.1%, 2.1%, टोटल है 99.7%. आगे जाएंगे तो 0.1 और 0.1 है. तो याद रखें कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन प्लस और माइनस है तो 68.3% डाटा इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो 95.4%, और अगर 3 है प्लस और माइनस 3 99.7%. आगे चलते हैं. देखिए, यहाँ क्या है, व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द डाटा वैल्यू, यहाँ इसमें बताया गया है कि ये सेंटर में आपके पास मीन है, लेकिन यहाँ हमने स्क्यूनेस इसकी चेक कर रही है कि डाटा अगर आपके पास इक्वली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो आपका राइट साइड पे ज्यादा डाटा है या लेफ्ट साइड पे आपके पास ज्यादा डाटा है. इसकी स्क्यूनेस क्या है, व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द डाटा वैल्यूज फॉल टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द मीन. देखें, यहाँ पे ये मीन है, राइट. आपने देखना है समटाइम ये तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आपने देखना है कि राइट साइड पे ज्यादा डाटा है या लेफ्ट साइड पे ज्यादा डाटा डिस्ट्रीब्यूट है. तो यहाँ पे लिखा गया है द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड. अगर समटाइम्स ऐसे होता है कि राइट साइड पे ज्यादा डाटा हो गया या आपका लेफ्ट साइड पे हो गया, इस डिस्ट्रीब्यूशन को स्क्यूड कहते हैं. when the majority of the data values fall to the right of the mean. देखें, ये है, ये इस केस में आपका मीन जो है वो ये है, ये आपके पास मीन है और आपका ज्यादा डाटा जो है वो आपके राइट पे है, मीन के राइट पे है, राइट. जैसे ये था मीन, इसके राइट पे ज्यादा डाटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है
द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी लेफ्ट और नेगेटिवली स्क्यूड। तो हम इसको कहेंगे, देखिए है डाटा राइट पे, लेकिन इसको हम कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। ये जो टेल जा रही है, देखिए हम जब इसको बनाएंगे ना डाटा को, ये आपने बनाया और आप इसको टर्न करके आए, तो इसकी टेल किस पोजीशन पे जा रही है? इसकी टेल नेगेटिव साइड पे जा रही है, इसलिए हम इसको लेफ्ट स्क्यूड कहेंगे या नेगेटिव स्क्यूड कहेंगे। यहाँ पे देखें पॉइंट मैंने क्या लिखा है, द मीन इज टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन। ये मीन है, उसके बाद मीडियन आया और फिर मोड होगा। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो क्या होगा, ये मीन भी यही है, मीडियन भी ये है, मोड भी ये है। लेकिन अगर ये नेगेटिवली स्क्यूड है, मीन यहाँ है और मीडियन और मोड उसके राइट पे होंगे, तो क्या हम इसको आप कैसे कर सकते हैं? लिखा है कि मीन इज टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन। देखिए ये मीडियन है, इसके लेफ्ट पे ये मीन है, एंड द मीडियन आर टू द लेफ्ट ऑफ द मोड। और फिर इस मोड को देखेंगे तो मीडियन भी उसके लेफ्ट में है। तो आप कह सकते हैं कि मीन और मीडियन दोनों लेफ्ट पे होते हैं। किस केस में? नेगेटिवली स्क्यूड में। पहले मोड होगा, फिर मीडियन है, फिर मीन है। अब क्या है, व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द डाटा वैल्यू फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ द मीन। देखिए ये अब हमारे पास मीन अगर यहाँ आ गया, डाटा अगर आपका यहाँ लाए कर रहा है ज्यादा, यहाँ, तो क्या होगा, ये आपके पास मीडियन हो जाएगा और फिर यहाँ आपके पास मोड होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं, व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द डाटा वैल्यू फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ द मीन distribution is said to be right or positively skewed. The mean falls to the right of the median। देखें ये मीन है, ये मीडियन है, तो मीडियन के राइट पे मीन है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मीन और मीडियन दोनों राइट साइड पे हैं मोड के। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, द टेल ऑफ द कर्व इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस। ये टेल है, ये टेल है। जब आप इस वैल्यूज को ज्वाइन करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है इसकी टेल। अगर ये राइट की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, आपका ज्यादातर डाटा जो है वो राइट पे है, तो डेफिनेटली ये लेफ्ट की तरफ टेल जाएगी। और अगर आपका ज्यादा डाटा यहाँ है, तो आपकी राइट की तरफ टेल जाएगी। जहां पे टेल जा रही है वो आपको बताएगा कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। यहाँ मैंने आपको ये ग्राफ भी बना के दिखाया है। देखिए अगर ज्यादा डाटा आपका लेफ्ट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड पे आपका है, तो टेल किस तरफ जा रही है? टेल आपकी राइट की तरफ जा रही है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। यहाँ पे ये जो बार्स हैं ये डाटा को शो कर रही हैं, तो ज्यादातर डाटा आपका कहाँ मौजूद है, जो भी वैल्यूज हैं वो राइट साइड पे मौजूद है। और कहाँ पे टेल बन रही है, कम कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ टेल जा रही है, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। और ये सिमेट्रिक है। देखें ये सेंटर लाइन है, राइट और लेफ्ट पे डाटा आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ये लाइन जो ब्लैक लाइन आपकी मीन को शो कर रही है, यही इसका मोड है, यही इसका मीडियन है। दोनों साइड पे अप्रोक्सीमेटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ये सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या हुआ है कि आपका मीन यहाँ है, फिर मीडियन है, ये मोड है। राइट तो ये ग्राफ से भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इसके लेसन में सीखी है। आगे हम इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।